आप सबका बहुत शुक्रिया कि बहुत ही मैंने आपको शॉर्ट नोटिस पे यहाँ बुलाया, लेकिन बात इतनी ज़रूरी थी कि आज करनी बहुत ही अहम थी। सबसे पहली बात कि इमरान साहब और हमारी लड़ाई, तो इमरान साहब की जो गुफ्तगू है, जो उनकी धमकियाँ हैं, जो उनका तरीक़ाकार है, ज़हनी तौर पे तो वो अभी तक उस कुर्सी पर मुसल्लत ज़रूर हैं, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं। वो लड़ाई तो चलती रहेगी और हम भी इंशाअल्लाह इसको हतमी तौर पर मुकम्मल करेंगे। जितना सियासी इंतकाम 2.5 साल में पाकिस्तान की तारीख़ में झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर हुआ, वो पाकिस्तान की आवाम ने देखा। लेकिन आज मैं उस पर बहस और उस पर बात करने यहाँ आपके सामने नहीं आई। मैं आज पाकिस्तान की आवाम की तर्जुमानी यहाँ करने आई हूँ और इस बात का तज्ज़िया लगाना बड़ा ही ज़रूरी है कि 2.5 साल में मुल्क ने क्या खोया, क्या पाया, और 2.5 साल में वो तमाम वादे और दावे जो ये हुकूमत नालायक नाअहल सेलेक्टेड टोला पाकिस्तान की आवाम से करके आया था, ज़रा उसका जायज़ा लेना बहुत ही ज़रूरी है। आज पाकिस्तान की आवाम ये ज़रूर पूछती है कि क्या 2.5 साल के अंदर मुल्क के सरकारी शोबों में और मुल्क के अंदर करप्शन ख़त्म हुई? तो इसका जवाब नहीं में है, और उसका जो सबूत है वो चाहे चीनी हो 400 अरब का डाका, चाहे आटा हो 225 अरब का डाका, चाहे 122 अरब का LNG का डाका हो, चाहे हज़ारों अरब की दवाई चोरी हो गई, उसके साथ साथ जो BRT पेशावर 126 अरब का, बिलियन ट्री सुनामी, ये तमाम वो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर जो करप्शन हुई है वो मुल्क की तारीख़ की सबसे ज़्यादा करप्शन इस वक्त पाकिस्तान में जारी है। तो जो 90 दिन में करप्शन ख़त्म होनी थी, आज आवाम ये सवाल पूछती है कि 2.5 साल इतना सियासी इंतकाम और अदारों को इस्तेमाल करके जो एहतसाब की एक एनवायरनमेंट क्रिएट की गई, जिससे बिज़नेस तबाह किए गए, मुल्क की साख तबाह की गई, और सिर्फ सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात की लगाने की वजह से और उनसे सियासी इंतकाम लेने की वजह से आपने जो एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया। क्या 90 दिन में करप्शन ख़त्म हुई? 90 को छोड़ दें, क्या 100 दिन में करप्शन ख़त्म हुई? 100 दिन को छोड़ दें, क्या 2.5 साल में मुल्क में करप्शन ख़त्म या कम हुई? नहीं, बल्कि बढ़ी। इसके साथ साथ 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है कि क्या 2.5 साल में मुल्क से महंगाई ख़त्म हुई? 3% की महंगाई 2018 से आज 14% पर पहुँच गई। सिर्फ अगर चीनी की मद में देख लें तो 52 रुपये से 120 रुपये किलो चीनी, आटा 35 रुपये से 90 रुपये किलो, प्याज, अदरक, टमाटर, रोटी, जो बाकी सार्फिन की चीज़ें हैं, डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें हैं, क्या उनमें महंगाई ख़त्म हुई? क्या 3% से कम महंगाई 2.5 साल में हुई? नहीं। इसका जो जवाब है वो नफ़ी में है, और वो इसलिए क्योंकि जब माफियाज़ हुकूमत चलाएं, जब माफियाज़ मुल्क पे मुसल्लत हों, जब माफिया आवाम की जेबों पर डाका डालेंगे तो मुल्क से महंगाई ख़त्म नहीं होगी, बल्कि मईशत का बेड़ा गर्क होगा। और तारीख़ी सतह पर इस वक्त महंगाई पहुँच गई है। तीसरा सवाल, क्या आज आवाम ये समझती है कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हुई? क्या मुल्क की मईशत बेहतर सिमत में गई? 5.8% पे तरक्की करता मुल्क 2018 से क्या 5.9 या 6% पर गया? जवाब नफ़ी, नहीं। इस वक्त मुल्क की तरक्की -0.4% पर मुल्क तरक्की कर रहा है। 40% रुपया डिवैल्यू होने के बावजूद मुल्क की एक्सपोर्ट्स और मुल्क में महंगाई कम नहीं हुई, मईशत ठीक नहीं हुई, टैक्स आवाम नहीं दे रही, क्योंकि उनको मालूम है आवाम को कि इस वक्त जो मुल्क पे दोनों हाथों से डाका डाला जा रहा है, और जो मुल्क की और हुकूमत पाकिस्तान की अपनी स्टेट बैंक और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, मैं उनके अदादो शुमार आप लोगों को बता रही हूँ। तो चौथा सवाल, क्या मुल्क में पिछले 2.5 साल में 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया पाकिस्तान ने? जवाब है कि 14,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में इस हुकूमत ने लिया, और वो सिर्फ अपनी चोरी, जो दोनों, अगर आपको मैंने जो पिछले डाकों की
एक फिगर बताया है 400 अरब, 250 अरब, 122 अरब, 600 अरब, 300 अरब, ये जो इनकी अपनी कमीशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कमीशन बनाते हैं। इमरान साहब उस कमीशन को फिर यूं कागज़ लहराते हैं कि इतना बड़ा इक़दाम है कि वज़ीर आज़म ने डाका डालने पर कमीशन बनाया। लेकिन क्या जहांगीर तरीन आज जेल के पीछे है? क्या खुसरो बख्तियार साहब गिरफ्तार हैं? क्या आमिर कियानी साहब दवाइयों में डाका डालने पे आज गिरफ्तार हैं? क्या इमरान साहब JIT के सामने पेश हुए क्योंकि उनके फैसले से ये जितने नुकसान पाकिस्तान की आवाम और जेबों पर डाका डाला जा रहा है, ये इमरान साहब के फैसलों की वजह से हुआ? क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट में इमरान साहब पेश हुए? उसके बाद कर्जा, मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी, क्या आज आवाम को 1 करोड़ नौकरी मिली या 60 लाख लोग पिछले 2.5 साल में बेरोज़गार हुए? ये 5वां सवाल था। और उसके बाद क्या आवाम ये आज पूछती है कि क्या 2.5 साल में सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनी? क्या नए हस्पताल बने? क्या हस्पतालों का निज़ाम बेहतर हुआ या मुफ्त इलाज और दवाई ख़त्म हो गई? 2.5 साल में मुफ्त इलाज और दवाई और टेस्ट जो पिछली हुकूमत में होते थे पंजाब में और वफाक में, वो आज ख़त्म हैं। किसी हस्पताल में एक नया कमरा तामीर नहीं हुआ। तालीम का बजट आधा किया गया, वज़ाइफ बंद किए गए, फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया और ये वो ठेकेदार थे जिन्होंने तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर करना था। क्या 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाली गई? 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाकर बिजली को दस्तयाब करके नवाज शरीफ ने आवाम को दिया था। क्या बिजली और गैस महंगी या सस्ती हुई? 2.5 साल के अंदर 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड नहीं हुई और 122 अरब का डाका सिर्फ LNG की मद में, जो सिर्फ ताख़ीर से मंगाने के ऊपर, अभी जो फर्नेस ऑयल और डीज़ल के ऊपर मंसूबे चल रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स नदीम बाबर साहब के, उसका 25 अरब माहाना जो आवाम देगी वो इस 122 अरब से अलग है। डोमेस्टिक सतह के ऊपर जो गैस है वो 800 रुपये पर यूनिट होती थी 2018 में, जो 1400 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गई है। इंडस्ट्री 600 रुपये पर यूनिट होती थी 2018 में, जो 1000 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गई है। बिजली, क्या बिजली सस्ती हुई? आपने बिजली पैदा नहीं की, आप में अहलियत नहीं थी, लेकिन आपकी चोरी की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से जो 11 रुपये पर यूनिट बिजली थी 2018 में, आज वो 18 रुपये पर यूनिट के ऊपर हो गई है। उसके बाद क्या थाना कल्चर बेहतर हुआ? क्या इंसाफ का जो निज़ाम है और इंसाफ की जो फरहमी है वो बेहतर हुई? आपने ऑपोजिशन को आते ही झूठे इल्ज़ामात लगा के सज़ाए मौत की चक्कियों में डाला, जो अदालतों से सुरखरू हुए। अभी भी ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो जेल में हैं। पंजाब के भी हमजा शहबाज और नेशनल असम्बली के शहबाज शरीफ साहब, कोई बात नहीं, हम हिसाब देंगे, हम एक एक पाई का हिसाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन क्या आम शहरी को इंसाफ की फरहमी आसान हुई? इंसाफ मुहैया हुआ? क्या इंसाफ का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या नैब जैसे अदारे जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हुए, क्या उनका एहतसाब हुआ? क्या हुकूमत में बैठे इमरान साहब के ATM दाएं और बाएं बैठे, क्या उनका एहतसाब हुआ? इमरान साहब कहते थे कि एहतसाब मेरे से शुरू होगा। क्या BRT पेशावर का एहतसाब 126 बिलियन का हिसाब हुआ? क्या बिलियन ट्री सुनामी का हिसाब हुआ? क्या 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में आपने जवाब दिया 7 साल मफरूर इलेक्शन कमीशन से? क्या आटा कमीशन की रिपोर्ट आकर उसका एहतसाब हुआ? क्या हेलीकॉप्टर केस का हिसाब हुआ? क्या मुल्क के अंदर चीनी चोरी हो गई, क्या उसका हिसाब हुआ? क्या LNG की रिपोर्ट और ऑयल की करप्शन की रिपोर्ट आई, क्या उसका हिसाब और एहतसाब हुआ? जवाब नफ़ी में नहीं हुआ। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है
कि क्या पाकिस्तान 2.5 साल में आलमी सतह पे पाकिस्तान के वक़ार में और उसकी इज़्ज़त में और उसके मकाम में फ़र्क आया? वो बेहतर हुआ। आज कोई मुल्क इन झूठों से, इन चोरों से, इन नालायकों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर सतह के ऊपर फ़ॉरेन पॉलिसी में नाकामी हुई। क्या कश्मीर की आज़ादी की मंजिल करीब आते इनके दौर में नज़र आई? नहीं, कश्मीर का सौदा हुआ, कश्मीर मोदी की झोली में डाला गया। और क्या इमरान साहब 1 करोड़ नौकरी आपने देनी थी? जैसे मैंने पहले कहा कि 60 लाख लोग बेरोज़गार हुए, लेकिन नौकरियां मिली उन तमाम नालायकों को जो कहीं किसी अदारे में 6वें सतह पर या 5वें सतह पर काम कर रहे थे। नौकरियां मिली इमरान साहब के दोस्तों को, नौकरियां मिली उन बेरोज़गारों को जो इमरान साहब के ATM चलाते थे, जिन्होंने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में इमरान साहब की मदद की, मुल्क के अंदर इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से पैसा भेजकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, जिसके नताइज आपको जो मैंने सवाल बताए उसमें नज़र आ रहे हैं। 50 लाख घर, क्या 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम पूछती है, आपने वादा किया था कि आप 50 लाख घर देंगे, क्या 2.5 साल में 25 लाख घर आपने दिए? क्या आपने एक घर आप कैमरे से दिखाएं, मैं आपको चैलेंज करती हूं कि 50 लाख घरों के वादे में से आपने एक घर भी पाकिस्तान की आवाम को दिया हो? लेकिन 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल में एक काम ज़रूर हुआ कि साकिब निसार साहब ने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब ने एक जाली एफिडेविट, झूठे सर्टिफिकेट्स के ऊपर इमरान साहब को NRO तो ज़रूर दिया, लेकिन आज उस साकिब निसार साहब के NRO के ऊपर 12 लाख रुपए देकर इमरान साहब ने अपना गैर कानूनी घर को रेगुलराइज कराया। इसमें आमिर कियानी साहब को 12 लाख रुपए का नुकसान ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि इमरान साहब ने तो 12 रुपए कभी अपनी जेब से नहीं दिए, लेकिन आमिर कियानी साहब ने अद्वियात की मद में काफ़ी पैसा कमा लिया है, तो 12 लाख रुपए का कोई मसला नहीं। ये इसी तरह होता है कि 50 लाख घर, आवाम को एक घर भी नहीं, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे कभी कर्जा दे दें, कभी 50% एडवांस दे दें, कभी 10% एडवांस दे दें, कभी फॉर्म भर दें, नादरा के आगे लाइन लगवा दें, मजाक किया गया आवाम के साथ। क्या 2.5 साल में पाकिस्तान की आवाम को, सवाल मुख्तसर है, एक घर भी मिला? लेकिन एक घर 2.5 साल में बाय लॉज की तब्दीली की गई, पूरे महकमे को लगाया गया कि 2.5 साल में इन बाय लॉज में और कवानीन में तब्दीली की जाए, और साकिब निसार साहब का NRO जो झूठे सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट के ऊपर मुश्तमिल था, आज उसका जवाब मिल गया। अगर ये रेगुलराइज कराया गया है तो इसका मतलब है कि वो गैर कानूनी था, वो एक NRO था जो साकिब निसार साहब ने इमरान साहब को दिया था। उसके बाद क्या 2.5 साल में अंडे, कट्टे, मुर्गियां, बकरी, उनके ज़रिए मईशत पाकिस्तान की आवाम की और मुल्क की ठीक हुई? क्या किसी पाकिस्तान के शहरी को अंडे, कट्टे, मुर्गियां, बकरियां मिली जिन्होंने उनकी मईशत को ठीक करना था? बल्कि जो लोग ये काम कर रहे थे, आज महंगाई उस सतह पर पहुंच गई है कि उनके बिजनेसेस बंद हो गए हैं। उसके बाद सीपैक के ऊपर आते ही यलगार हुई इस सेलेक्टेड हुकूमत की, नालायक लोगों की, सिर्फ नवाज शरीफ के साथ बुग़्ज़ में सीपैक के ऊपर उसको मुतनाज़ा बनाया गया, उसको रोकने के ऐलानात किए गए। उसके 2 हिस्से थे, एक हिस्सा था वो मंसूबे जो नवाज शरीफ लगा गया, एक हिस्सा था वो मंसूबे जिनसे आज पाकिस्तान की आवाम फ़ायदा उठा रही है। दूसरा हिस्सा था वो इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज़ गवर्नमेंट और कंपनियों में पाकिस्तान में करनी थी। उसके ऊपर 6 जोन्स नवाज शरीफ साहब बना गए थे, जो जोन्स शुरू होने के करीब थे। आज 2.5 साल में एक भी जोन ना मुकम्मल हुआ और ना चला। सीपैक के अंदर एक भी नया मंसूबा
एक भी नया मंसूबा सीपैक में 2.5 साल में नहीं लगा, बल्कि सीपैक आगे बढ़ने की बजाय जो इन्वेस्टमेंट आनी थी वो भी नहीं आई। एक जॉइंट कमीशन की 6 मंथ्स में मीटिंग होती थी जिसमें प्लानिंग मिनिस्टर चाइना का और पाकिस्तान का बैठता था, वो नए प्रोजेक्ट्स डिस्कस करता था। आज 1 साल हो गया, एक भी मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान आज किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। किसी भी नए प्रोजेक्ट को सीपैक की पार्टनरशिप में नहीं लेके गया। एक भी नया मंसूबा नहीं आया, बल्कि जो मंसूबे और इकोनॉमिक जोन्स बनने थे उनमें से एक भी जोन, जो नवाज शरीफ साहब 6 जोन्स तैयार करके देकर गए थे, उनमें से एक भी जोन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो इस वक्त अभी मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करूँगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद ही जो किराए के तर्जुमान हैं उनकी जो पंजाब में और वफाक में जो उनकी टीमें हैं वो मुझ पर पर्सनल अटैक, हमारी हुकूमत को चोर चोर, और ये भी कहेगी कि ये तमाम चीज़ें जो मरियम औरंगज़ेब ने बताई हैं वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वजह से हुई हैं, वो पिछले अदवार के फ़ैसलों की वजह से हुई हैं। लेकिन जिस वक़्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये मुल्क चला रहे थे उस वक़्त महंगाई की सतह 3% पर 2018 में थी। आज वही महंगाई की सतह 14% के ऊपर हो गई है। 40% रुपया डीवैल्यू होने के बावजूद ना महंगाई में कमी, ना टैक्स की वसूली हो सकी, ना उसके टारगेट्स हो सके, ना मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ सकी, ना मुल्क का कर्जा ख़त्म हो सका। और जो रोज़ कंटेनर के ऊपर कहते थे आज बिजली के बिल जला दो, आज हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाओ, सिविल नाफरमानी की तकारीर करते थे, पुलिस वालों के सर फाड़ने के ऐलानात करते थे, मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे लगाते थे। आज उन किराए के तर्जुमानों और वज़ीर आज़म सिलेक्ट वज़ीर आज़म से मेरी दरख्वास्त है कि वो जवाब दे इन बातों का कि 2.5 साल में मुल्क ने क्या खोया, क्या पाया। सब कुछ खोया और कुछ नहीं पाया। ये वो तमाम रिपोर्ट्स हैं जो इन्होंने खुद कमीशन बनाए और कहते हैं हमने कमीशन बनाकर बहुत बड़ा एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम किया है जो पिछली किसी भी अदवार में नहीं हुआ। अगर पिछले अदवार में इतनी चोरी होती तो इतने कमीशन बनते। अगर पिछली अदवार में आटा जो है वो 35 रुपये से 90 रुपये किलो होता, पिछले अदवार में 52 रुपये, चीनी 120 रुपये किलो होती। आप सिर्फ, मेरा किराए के तर्जुमानों को एक पैगाम है और इमरान साहब को, आप सिर्फ 2.5 साल में पाकिस्तान की आवाम को ये जवाब दें कि क्या मुल्क के अंदर बेरोज़गारी कम हुई, मईशत ठीक हुई, महंगाई कम हुई, मुल्क के अंदर थाना कल्चर और इंसाफ की फरहमी हुई, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट और बिजली के मंसूबों में इजाफा हुआ, मुल्क के अंदर बिजली गैस सस्ती हुई। और जो अदादो शुमार मैंने आपको बताए हैं उनको चैलेंज करें। रोज़ एक ख़बर आती है वज़ीर आज़म ने कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली वज़ीरों से। और खाक वज़ीरों ने आपको कारकर्दगी बतानी है जब मुल्क का वज़ीर आज़म डाका डालता हो, जब मुल्क का वज़ीर आज़म माफिया को इनकरेज करता हो, जब मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ATMs के हाथों मुल्क को दोनों हाथों से लूटने का प्लान बनाता हो और स्ट्रैटेजी बनाता हो, तो उस मुल्क ने 2.5 साल में क्या अचीव करना है। हाँ, एक ज़रूर अचीव हुआ कि मुल्क के अंदर मीडिया की ज़बान बंदी हुई, पार्लियामान को ताला लगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कत्ल हुआ, सियासी मुखालफीन को झूठे इल्ज़ामात पर सज़ाए मौत की चक्कियों में डाला गया अदारों को इस्तेमाल करके। और अभी भी क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के खौफ में मुब्तला हैं तो रोज़ बयान देते हैं, रोज़ तर्जुमानों का इजलास तलब करते हैं, रोज़ स्ट्रैटेजी मीटिंग करते हैं कि किस तरह हमने मीडिया को कंट्रोल करना है, ऑपोजिशन को कंट्रोल करना है, पार्लियामान को कंट्रोल करना है और मुल्क के अंदर
क्योंकि जाने का वक्त हुआ जाता है तो किस तरह अपनी चोरी को, अपने डाके को और ज़्यादा तेज़ करना है कि बचे कुचे वक्त में और ज़्यादा चोरी हो सके और तमाम मकासद पूरे हो सके। ये बताइए कि आज ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हो गए कुछ हलकों में, आया मुस्लिम लीग नून इन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है या नहीं जा रही? कैटेगोरिकल जवाब। आज 4 बजे मुस्लिम लीग नून की एक सरबराही मीटिंग है क़यादत की ऑनलाइन, जिसके अंदर हम सेनेट के इलेक्शन भी और ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर जो हमारी हिकमत अमली है उसको वाज़िया तौर पर पाकिस्तान की आवाम को बताएंगे। अच्छा, ये बता दें कि एक तो नैब की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? 2.5 साल की जो कारकर्दगी। देखिए, मैं नैब की कारकर्दगी, नैब न्याजी गठजोड़ की कारकर्दगी पूछा करें, क्योंकि नैब अकेला कोई चीज़ नहीं है। नैब न्याजी गठजोड़ की कारकर्दगी सिर्फ़ सियासी मुखालफिन की आवाज़ बंदी, डराने खौफ में मुब्तला करने के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वो उसमें भी कामयाब नहीं हुए। मैडम, ये बताइएगा कि आप नैब न्याजी की बात तो करती हैं, लेकिन आप समझती हैं कि न्याजी साहब इतने पावरफुल हैं कि वो नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जो कमज़ोर आदमी होता है ना, वो क्या करता है कि उसको जब पता हो कि उसका दुश्मन जो है वो लायक भी है, उसने इस मुल्क को ठीक तरह चलाया, जिसमें इस मुल्क के अवाम को रिलीफ दी, जिसने इस मुल्क की आवाम की खिदमत की, जिसने इस मुल्क की तरक्की के लिए मंसूबे लगाए, वो कमज़ोर और बुज़दिल शख्स सिर्फ़ जब ख़ुद ताकत आती है तो उस ताकत को इस्तेमाल करता है। और इमरान साहब की केस में उन्होंने नैब को इस्तेमाल किया, आजकल FIA के पीछे हैं, तो इन तमाम अदारों को इस्तेमाल करके वो ऑपोजिशन को डराने में नाकाम हुए, झूठे इल्ज़ामात के ऊपर केसेस बनाने में नाकाम हुए। लेकिन नैब न्याजी गठजोड़ को अपने कमरों में लगी वो तस्वीरें और वो फेसेस बदलने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सब जानती है कि जो नैब न्याजी गठजोड़ है उसने 2.5 सालों में सिर्फ फेसेस देखे हैं, केसेस नहीं। तो नदीम बाबर की आपने एक बात कही थी, उसकी थोड़ी वजाहत करें। जी, नदीम बाबर साहब 122 अरब का डाका। नदीम बाबर साहब के जो प्लांट्स हैं वो डीज़ल और फर्नेस ऑयल पर चलते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की प्राइसेस सबसे कम तरीन सतह पर हैं। जानबूझकर LNG की इंपोर्ट को और ऑयल इंपोर्ट्स को डिले किया गया, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर अवाम ने 122 अरब रुपए अदा किए और 20 अरब माहाना आगे अदा करेंगे। जनवरी के अंदर जो गैस की लोड शेडिंग बदतरीन सतह पर पहुंचेगी, डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्री को भी, उसकी वजह से 20 अरब माहाना पाकिस्तान की आवाम को देने पड़ेंगे, जो आप, मैं और हम पाकिस्तान की आवाम देगी। और नदीम बाबर साहब के जो पावर प्लांट्स हैं उनका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि आज आमिर कियानी साहब ने 12 लाख दे दिए, कभी जहांगीर तरीन दे दिया। आजकल जहांगीर तरीन साहब की जेब जो है वो मेरा ख्याल है वो देने के लिए राज़ी नहीं है, तो नदीम बाबर साहब की जेब इस्तेमाल हो रही है। देखें, अब तो बात हो रही है वो NRO की, जो चीनी, आटा, बिजली, गैस, दवाई, उसके बाद LNG, उसके बाद रोज़गार में, मईशत में जो इस वक्त तक 2.5 साल में डाका डाल चुका है, उसमें NRO अब हुकूमत को चाहिए। इसलिए सुबह, दोपहर, शाम किराए के तर्जुमान जो हैं वो कहते हैं डायलॉग होना चाहिए, मुल्क की बेहतरी में होना चाहिए और मुल्क के मफाद में बेहतर है डायलॉग होना चाहिए। क्योंकि अब इस वक्त पिछले दरवाज़ों से NRO इमरान साहब मांग रहे हैं कि इन चोरियों के अंदर और जो 2.5 साल में मुल्क को तबाह किया है उसके ऊपर मुझे NRO दें और आकर बात करें। तो जो सिलेक्टेड होता है वो चोर होता है। गैस, बिजली, गैस, दवाई, मईशत तबाह जिसने की होती है, उसके साथ पाकिस्तान की आवाम कोई डायलॉग नहीं करेगी। मैडम, हमने ये सुना था आ गए आप, हमने ये खड़े थे, हमने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुंह से बहुत बड़े बड़े दावे सुने हैं कि उन्होंने किस तरीके से LNG लेके आए, सस्ती लेके आए, लेकिन जब जिनको आप चोर कह रही थे, इंडियन कह रही थी बाबा, उनके सामने बैठते हैं तो वहाँ तो वो छाड़ के रख देते हैं शाहिद खाकान। नहीं, देखिए बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप जिस इंटरव्यू का मेरा ख्याल है कर रहे हैं, उसमें ना सिर्फ पहले हिस्से में, क्योंकि देखें हमने दयानतदारी से हर मंसूबा, अगर आज हमने चोरी की होती तो ये हमें D चौक के ऊपर लटकाते। आज हमने अगर सरकारी ख़जाने को अमानत समझकर इस्तेमाल न किया होता, जो आज ख़यानत हो रही है, तो ये हमारा वो हशर करते, लेकिन मजबूर हैं
क्योंकि एक धेले की करप्शन इनको नहीं मिली। और शायद खकान अब्बासी साहब ने, आपने देखा कि नदीम बाबर साहब बड़े अपने आप को समझ रहे थे कि मैं इल्ज़ामात लगाऊंगा, तो शायद खकान अब्बासी साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा। पहले हिस्से में उन्होंने तमाम उन इल्ज़ामात का जवाब दिया जो LNG की मद पर नदीम बाबर और ये नालायक हुकूमत लगाती है। आप अगर वो इंटरव्यू देखें, दूसरे हिस्से में उन्होंने वो तमाम 122 अरब का डाका, उसके अलावा जो गैस की प्राइसेस में इंक्रीज़, फर्नेस ऑयल और डीज़ल के ऊपर जो चलाए जाने वाले इस वक्त प्लांट्स हैं जिसकी वजह से मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है, उनके तमाम टैरिफ्स और अपनी लाई हुई LNG जो $4 के ऊपर LNG मिल रही थी, आज डॉलर पे मिल रही थी, वो आज $19 पे ये हुकूमत ख़रीद रही है। उसके ऊपर जब नदीम बाबर साहब ने यूं कागज़ लहरा कर वो तमाम टैरिफ्स की वैल्यूज़ को गलत बताया, वो क्योंकि फ़ायदा अपने प्रोजेक्ट्स को देना है। आज अगर इस मुल्क में LNG के ऊपर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो वो नदीम बाबर साहब के पावर प्लांट्स जो डीज़ल और फर्नेस ऑयल पर चलते हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने तमाम वो वैल्यूज़ गलत बताई, पाकिस्तान की आवाम को एक दफ़ा फिर धोखा देने की कोशिश की। और जो मैं उन सहाफ़ी हज़रात को भी सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने उस प्रोग्राम के बाद अनफोल्ड किया वो तमाम वैल्यूज़ को जो नदीम बाबर साहब ने एक दफ़ा फिर मुल्क के साथ, आवाम के साथ गलत बयानी की। थैंक यू। थैंक यू।